प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं भागवंती, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास एनएमपीजी कॉलेज हनुमानगढ़। मेरे पिछले वीडियो में हमने एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर के चैप्टर राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के अंतर्गत कालीबंगा सभ्यता पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम आहड़ सभ्यता पर चर्चा करेंगे। कालीबंगा की भांति आहड़ सभ्यता को उजागर करने में भी बहुत सारे अवशेष या स्रोत मिले हैं, जिनसे हमें इस सभ्यता के बारे में पता चलता है, जिनमें प्रमुख रूप से भग्नावशेष, तांबे के उपकरण, शस्त्र, पत्थर से निर्मित उपकरण, कीमती पत्थरों से निर्मित मणियाँ और विभिन्न पशुओं की अस्थियाँ मिली है। चलिए विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कि आहड़ सभ्यता का विकास कहाँ हुआ, इसकी खोज किसने की और उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में बनास की सहायक नदी बेड़ज के किनारे विकसित हुई, अतः इसे बनास संस्कृति कहते हैं। इसकी खोज 1954 में रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई। श्री अग्रवाल के नेतृत्व में जो खुदाई हुई, उसने यह प्रमाणित कर दिया कि आहड़ में ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी में एक ऐसी सभ्यता चल रही थी जो न हड़प्पा सभ्यता जैसी थी और न ही राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की समकालीन ताम्रपाषाणीय सभ्यताओं जैसी थी, अपितु यह स्वयं में एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसे हम ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता कहने का एक प्रमुख कारण यह है कि आहड़ सभ्यता के उत्खनन में तांबे के औजार व आभूषण पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुए हैं। यह सभ्यता 1600 × 500 फीट के एक टीले से प्राप्त हुई है, जिसे माँ सतियों का टीला कहते हैं। इस टीले से एक दुर्ग मिला है जिसे आघाट दुर्ग कहते हैं। स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से जानते हैं। सन 1961 से 62 की अवधि में डेक्कन कॉलेज पूना, राजस्थान के पुरातत्व विभाग एवं ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में धूलकोट टीले का उत्खनन आरंभ हुआ। इस टीले के उत्खनन में बस्ती के खंडहर और पुरातत्व की भारी सामग्री उपलब्ध हुई है। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था, जो तांबे के बहुतायत प्रयोग के कारण पड़ा। इस सभ्यता के 2 चरण मिले हैं। पहला चरण ताम्रकालीन युग, जिसकी अवधि 1750 से 1250 ईसा पूर्व मानी जाती है, और दूसरा काल है लौह काल, जिसकी अवधि 1250 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस सभ्यता का चरमोत्कर्ष काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व था। प्रारंभिक परिचय के बाद विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कि उत्खनन कार्य से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आहड़ में भवन किस प्रकार के होते थे। आहड़ में भवन कालीबंगा की अपेक्षा छोटे बनाए जाते थे। नींव में आहड़वासी शिष्ट नामक पत्थर काम में लेते थे। शिष्ट पत्थर से नींव भरकर उस पर मकान बनाया जाता था। मकानों की दीवारें ईंटों से बनाई जाती थीं। ईंटों से बनी दीवारों में चकमक पत्थर के शीशे के समान चमकते कण बहुत मात्रा में प्राप्त हुए हैं। चकमक पत्थरों का सुलभ होना कोई आकस्मिक नहीं माना गया है, क्योंकि आहड़ नदी की घाटी में चकमक पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। मकानों का फर्श चिकनी काली मिट्टी से बनाया जाता था। ऐसा भी माना गया है कि फर्श में चूल्हे की राख मिलाई जाती थी। छत आहड़ के लोग कच्ची ही बनाते थे और छतों के निर्माण में बांस व फूस का प्रयोग करते थे। आहड़वासी छतों का निर्माण बांस या लकड़ी की बल्लियों से करते थे। भवन उस काल में आयताकार ही होते थे और मकान का प्रवेश द्वार एक ही होता था। कहीं कहीं बड़े मकानों में 2 या 3 चूल्हे मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि उस युग में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी और भोजन सामूहिक रूप से तैयार किया जाता था।
खुदाई में भवनों व मकानों के अलावा अनेक प्रकार के मृत भांड भी मिले हैं। आहड़ में भवनों में अनाज एकत्रित करने के बड़े बड़े मृत भांड मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि उस युग में लोग अमीर थे और साल भर का अनाज रख लिया करते थे। आहड़ सभ्यता में कालीबंगा की तरह मिट्टी के भांड अधिक संख्या में मिले हैं। मृत भांडों को सुंदर बनाने हेतु आहड़ में भी उनका विभिन्न प्रकार के चित्रों से अलंकरण किया गया है। परंतु आहड़ के कुंभकार मृत भांड बनाने में इतने दक्ष थे कि वे बिना चित्रांकन के भी मिट्टी के बर्तनों को सुंदर रूप प्रदान कर सकते थे। अतः आहड़वासी भी कालीबंगा के लोगों की भांति अपने जीवन की वस्तुओं को रखने के लिए मृत भांडों का प्रयोग करते थे। विभिन्न शैलियों में बनाए गए मृत भांडों में उल्टी तपाई के मृत भांड सर्वोत्कृष्ट माने जाते थे। इस प्रणाली से तैयार किए जाने वाले मृत भांडों को आग में तपाने के रखने से पूर्व उन्हें घास फूस से भर दिया जाता था। इसके उपरांत उनको भट्टी के समीप इस प्रकार रखा जाता था कि उनका मुख नीचे की ओर मिट्टी में हो और उसके पेंदे के ऊपर अन्य भांड न रखा हो। इसके पश्चात इन मृत भांडों के अर्धभाग के चारों तरफ काफ़ी मात्रा में घास फूस व लकड़ियां रख दी जाती थी। ऐसा करने के उपरांत मृत भांडों के ऊपरी भाग को हल्की गिल्ली मिट्टी से ढक दिया जाता था। इसके उपरांत उन्हें अग्नि में तपाया जाता था और तपाने के उपरांत वे मृत भांड काले व लाल रंग के निकलते थे। खुदाई में मृत भांडों के अलावा मिट्टी की अन्य बहुत सी वस्तुएं मिली है, जिसमें सिर खुजलाने का यंत्र, मनके, नारी की मूर्तियां, कर्णाभूषण, बैल, झावा इत्यादि। इन सब के अलावा खुदाई में पूजा की थाली भी मिली है। पूजा की थाली का मिलना भी अपने आप में एक विशेषता रखता है। यह थाली इस बात की द्योतक है कि आज से 4000 वर्ष पूर्व राजस्थान के लोग अपने इष्ट की उपासना करते थे। थाली गोल व चौकोर दोनों प्रकार की होती थी। उनके बीच में दीपक रखने के लिए स्थान बने होते थे। दीपक रखने के खानों के अलावा पूजा की थालियों में नाग नागिन व देवता मिट्टी के बने मिले हैं। इसके अलावा धातु गलाने के यंत्र भी मिले हैं। धातु का जो गलाना है वो प्राचीन काल में एक आसान कार्य नहीं था, परंतु आहड़ के निवासी आज से 4000 वर्ष पूर्व तांबे को गला लिया करते थे और उससे विभिन्न उपकरण बना लिया करते थे। आहड़ के प्रथम काल के ही ऐसे 2 यंत्र प्राप्त हुए हैं जो आकार में लंबे तथा खोखले हैं। संभवतः इन्हें तांबा गलाने में प्रयुक्त किया जाता था। इसके अलावा खुदाई में मिट्टी के बने बहुत से खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बैल, हाथी व घोड़े यहाँ के उत्खनन से मिले हैं। खुदाई में मिट्टी के 6 दीपक भी मिले हैं। इसके अलावा 54 मिट्टी की गोलियां प्राप्त हुई है। आहड़ की खोज में मानव आकृतियां मिली है, मानव आकृतियों की मूर्तियां मिली है। उनमें से 2 तो स्पष्ट रूप से नारी मूर्तियां हैं और 1 मूर्ति पुरुष की है। चौथी मूर्ति अभी तक संदिग्ध बनी हुई है। नारी मूर्तियों के सिर तो गायब हैं, परंतु उनकी वेशभूषा से यह स्पष्ट होता है कि वे नारी की मूर्तियां हैं। इसके अलावा मिट्टी के बने 3 पहिए उपलब्ध हुए हैं। तीनों पहिए आहड़ सभ्यता के प्रथम काल के माने जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि कालीबंगा की भांति यहाँ भी माल लाने ले जाने के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। आहड़ में मिट्टी के बर्तनों के अलावा तांबे से निर्मित भी कई उपकरण मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि आहड़ के समीप तांबे की खानें थीं। तांबे के उपकरणों में कुल्हाड़ी, छल्ले, चूड़ियाँ, चाकू व सुरमे की सिलाई प्रमुख है। अब हम बात करते हैं पाषाण से निर्मित उपकरणों की। जिस प्रकार आहड़ के समीप तांबा उपलब्ध है, उसी प्रकार यहाँ पत्थर भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यहाँ से चर्ट तथा चकमक पत्थरों के उपकरण ही प्राप्त हुए हैं। चकमक पत्थरों के टुकड़ों को वे भवनों की दीवारों को सुदृढ़ एवं चमकीली बनाने के काम में लेते थे।
इन पत्थरों से वे दैनिक जीवन में काम में आने वाली वस्तुएं ही बनाते थे। उदाहरण के लिए छीलने, छेद करने तथा काटने के विभिन्न उपकरण वे पत्थरों से ही बनाते थे। इसके अलावा हड्डियों से निर्मित उपकरण भी मिले हैं। इन हड्डियों से निर्मित उपकरणों में 13 उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10 प्रथम काल के हैं तथा 3 द्वितीय काल के हैं। आहड़वासी मूल्यवान पत्थरों से भी परिचित थे। वे गोमेद व स्फटिक पाषाण से गोल मणियाँ बनाते थे। इसके अलावा कांच से निर्मित मणियाँ भी मिले हैं। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि आहड़ के निवासी चावल का प्रयोग करते थे। वे चावल की खेती करना जानते थे और उनका चावल लंबी किस्म का होता था। इसके अलावा सिलबट्टे के प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं। हड्डी से निर्मित वस्तुओं में सुरमा, सिलाई व चाकू भी प्राप्त हुआ है। आहड़ के मकानों के समीप एकत्रित गोरों में कई पशु व पक्षियों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। उनमें मछली, कछुआ, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हिरण, सूअर आदि प्रमुख हैं। इससे 3 तथ्य प्रकट होते हैं। पहला यह है कि आहड़वासी पशुपालन करते थे। दूसरा, वे मांसाहारी थे। और तीसरा, वे हड्डियों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना जानते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि आहड़वासी मांसाहारी थे, लेकिन खाद्यान्नों का विवरण ये स्पष्ट करता है कि आहड़वासी शाकाहारी होने चाहिए। विभिन्न खाद्यान्नों से ही उन्हें अपनी उदरपूर्ति करनी चाहिए, परंतु उनके मकानों के पास मछली, कछुआ, भैंसा, बकरा, हिरण, सूअर आदि जीवों की हड्डियां मिली है। इस आधार पर पुराविद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आहड़ के लोग मांसाहारी थे। मछली व कछुए के अवशेष प्रमाणित करते हैं कि आहड़वासी शिकार के भी शौकीन थे। इस कारण आहड़ की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था की संज्ञा देते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग खेती भी करते थे और आखेट करके भी अपना भरण पोषण करते थे। विद्यार्थियों, उत्खनन से प्राप्त विभिन्न स्रोतों के अध्ययन के पश्चात अब हम बात करते हैं आहड़ सभ्यता के महत्व की, क्योंकि प्रत्येक सभ्यता अपने आप में विशिष्ट होती है। आहड़ सभ्यता राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताओं में गिनी जाती है। इस सभ्यता के अवशेष बताते हैं कि जब देश के लोग पाषाण युग में ययारी जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस युग में आहड़ के लोग मकान बनाना जानते थे। इस कारण वे ययारी जीवन व्यतीत न करके एक सुव्यवस्थित स्थायी जीवन व्यतीत करते थे। वे जंगली जानवरों का भक्षण न करके विभिन्न खाद्यान्नों से अपना गुजारा करते थे। खुदाई से प्राप्त चावल इत्यादि खाद्यान्नों से पता चलता है कि वे लोग खेती से भी सुपरिचित थे। वे विभिन्न प्रकार का अनाज उत्पन्न करते थे। मिट्टी से निर्मित जो विभिन्न मृत भांड मिले हैं, उनसे स्पष्ट है कि आहड़ के कुंभकार बर्तन बनाने की कला में अत्यंत ही दक्ष थे। वे केवल चाक पर मृत भांड बनाना ही नहीं जानते थे, बल्कि उन्हें विभिन्न आकर्षक डिज़ाइनों से अलंकृत करना भी जानते थे। अतः इस सभ्यता को भारत की प्राचीन सभ्यताओं में एक विकसित तथा महत्वपूर्ण सभ्यता माना जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ये थी आहड़ सभ्यता। कालीबंगा की भांति आहड़ सभ्यता भी काफ़ी विस्तृत व समृद्ध सभ्यता मानी जाती है। कालीबंगा की भांति यहाँ से भी अनेक प्रकार के भग्नावशेष, तांबे के, हड्डियों के, पत्थर के अनेक प्रकार के उपकरण मिले हैं, अनेक अस्थियाँ मिली हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने में और इस सभ्यता को समझने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।